पिछली वीडियो में हमारे पास 10 केजी का मास था जो एक इंक्लाइंड प्लेन यानी ढलवान सतह के ऊपर रखा था और इस सतह का जाविया 30 डिग्री था। और ये जानने के लिए कि इस ब्लॉक के साथ क्या होगा, हमने इस ब्लॉक पर लगने वाली ग्रेविटी की कुव्वत को इसके हिस्सों में तोड़ा। एक वो जो प्लेन की सतह के मतवाजी है और दूसरा जो प्लेन की सतह के अमोदी है। और अमोदी कंपोनेंट के लिए हमारे पास आया 49 ज़रब 3 न्यूटन नीचे की तरफ और ये 98 ज़रब इस मिकदार के बराबर नीचे की तरफ। लेकिन हमने कहा, देखें, हमें ये बर्फ का ब्लॉक नीचे की तरफ हरकत करता हुआ नजर नहीं आता। हमें ये ब्लॉक नीचे की तरफ ढलवान नुमा जिस्म में तेजी से जाता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि ढलवान नुमा जिस्म इसे सहारा दे रहा है। तो लाजमी तौर पर कोई ऐसी फोर्स है जो वेज ब्लॉक पर लगा रहा है और वो इस फोर्स को मुखालिफ सिम्त में रोक रही है। और वो मुखालिफ फोर्स यानी कुव्वत है नॉर्मल फोर्स जो ढलवान नुमा जिस्म बर्फ के ब्लॉक पर लगा रहा है। और ये बिल्कुल ग्रेविटी की फोर्स की मुखालिफ सिम्त में है, यानी ये नॉर्मल फोर्स ग्रेविटी की कुव्वत के बिल्कुल मुखालिफ है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये ढलवान नुमा जिस्म की नॉर्मल फोर्स है और फिर ये दोनों एक दूसरे को इस अमोदी रुख में यानी अमोदी सिम्त में मुकम्मल तौर पर बराबर कर देती हैं। इसीलिए ये ब्लॉक ना इस सिम्त में एक्सेलरेट कर रहा है और ना ही इस सिम्त में जो यहाँ है। ग्रेविटी की कुव्वत के एक आंसर के लिए जिसका कोई तवाज़ुन नज़र नहीं आया, कम से कम जिस तरह हमने पिछली वीडियो में मसला सेक किया था, वो फोर्स है जो प्लेन की सतह के मतवाजी है। और हमने ये मालूम किया कि वो 49 न्यूटन है। ये असल में ब्लॉक का वजन था ज़रब इस एंगल का साइन। हमने कहा, देखें, अगर कोई और फोर्सेस ना हो तो ये इस सिम्त में एक्सेलरेट करेगी। और ये जानने के लिए कि एक्सेलरेशन क्या होगी, आप इस सिम्त में फोर्स को ब्लॉक के मास से तकसीम करें और आपको मिलेगा 4.9 m/s²। अब फर्ज करें कि ऐसा नहीं हो रहा। फर्ज करें आप इस सिस्टम को देख रही हैं और ब्लॉक बिल्कुल रुका हुआ है। अब बहस के लिए मान लेते हैं कि ये बर्फ पर बर्फ नहीं है। फर्ज करें कि दोनों लकड़ी के बने हुए हैं और अब अचानक हमारे पास ऐसी सूरत हाल है जहां ब्लॉक रुका हुआ है। अगर ये रुका हुआ है तो लाजमी तौर पर क्या बात होगी? जो हम पहले ही कह चुके हैं वो ये है कि हम पहले ही तय कर चुके हैं कि अगर ये इस नॉर्मल सिम्त में एक्सेलरेट नहीं कर रही यानी अमोदी सिम्त में, तो इस पर सिफर नेट फोर्सेस होंगी। लेकिन अगर ये मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है तो फिर इस पैरेलल कंपोनेंट में भी सिफर नेट फोर्सेस होनी चाहिए। तो लाजमी तौर पर कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इस 49 न्यूटन को रोक रही हो, जो इसे ढलवान के नीचे ले जाना चाहती है। तो कोई ना कोई फोर्स ज़रूर होनी चाहिए। कोई ना कोई फोर्स होनी चाहिए जो रोक रही हो, यानी वो कुव्वत, वो ग्रेविटी का आंसर जो इसे नीचे ले जाना चाहता है, इससे ढलवान के नीचे एक्सेलरेट करना चाहता है। और सवाल ये है कि ये फोर्स है क्या? अब हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं जहां हमारा वास्ता एक रुके हुए ब्लॉक से है, यानी एक ऐसा ब्लॉक जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो वो फोर्स है क्या? मेरा ख्याल है कि आपको अपने तजर्बे से शायद पता हो कि लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर लकड़ी का ब्लॉक और बर्फ के ब्लॉक के ऊपर बर्फ का ब्लॉक कैसा होता है। बर्फ के ब्लॉक के ऊपर बर्फ का ब्लॉक बहुत ज्यादा फिसलने वाला होता है। बर्फ और बर्फ के दरमियान कोई फ्रिक्शन यानी रगड़ नहीं होती, लेकिन लकड़ी और लकड़ी के दरमियान रगड़ होती है। और अगर हम इसे और वाजे करना चाहें तो शायद हम इस सतह पर रेत का कागज लगा दें और फिर ये बात थोड़ी और वाजे हो जाती है। इस सूरत हाल में जो फोर्स इस ब्लॉक को नीचे फिसलने से रोक रही है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा इस सिम्त में काम करेगी जो इस मोशन के मुखालिफ हो। अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिर क्या है? या पोटेंशियल, मैं कहूंगी पोटेंशियल, मुझे मोशन नहीं कहना चाहिए, पोटेंशियल एक्सेलरेशन अगर फ्रिक्शन ना हो। तो इस सूरत में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? अगर ये ब्लॉक बिल्कुल रुका हुआ है यानी ढलवान के नीचे एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 49 न्यूटन होगी। ये 49 न्यूटन होगी, लेकिन ये ऊपर की तरफ होगी, यानी ढलवान के ऊपर की तरफ 49 न्यूटन ऊपर ऊपर ढलवान के।
अब मैं ये सोचना चाहती हूँ, और ये वो चीज़ है जो आप तजर्बे से भी मालूम कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लॉक्स और डलवाने हों, बल्कि अगर ना भी हों। बस आपके पास फोर्स की पैमाइश करने का कोई तरीका हो तो आप ये तजर्बे से कर सकते हैं। लेकिन एक दिलचस्प सवाल यहाँ यह है कि आखिर मुझे इस ब्लॉक को ढलवान से नीचे हरकत देने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा। मुझे इस पर कितना जोर लगाना पड़ेगा। और फर्ज करें कि आप तजर्बा से ये मालूम कर लें कि अगर आप एक और न्यूटन का जोर लगा सकें, तो फर्ज करें कि अगर आप इस पर एक और न्यूटन लगा सकें, यानी पैरेलल फोर्स के अलावा, अगर आप एक और मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूं, अगर मैं एक और न्यूटन लगा सकूं तो अचानक मैं कम से कम ब्लॉक को नीचे एक्सेलरेट करना शुरू कर सकती हूं। जिस रफ्तार से वो खुद ब खुद करेगा वो नहीं, लेकिन मैं बस इसे नीचे धकेलना शुरू कर सकती हूँ। अगर मैं इसे पैरेलल सिंक में एक न्यूटन का एक और धक्का दूं, तो इस वक्त इस पर कुल फोर्स कितनी है, यानी बिल्कुल 1 न्यूटन। तो इस वक्त कुल फोर्स जो इस पर काम कर रही है, सिर्फ इसे हिलाने के लिए कुल फोर्स, मैं इसे बजिंग फोर्स कहूंगी। आपने ये कभी रिवायती क्लास में नहीं सुना होगा, FB यानी बजिंग फोर्स पैरेलल सिंक में है। फर्ज करें कि अगर मैं इस सिंक में 1 न्यूटन लगा रही हूं और इस सिंक में पहले ही 50 न्यूटन है जो ग्रेविटी के आंसर की वजह से है, तो मेरी बजिंग फोर्स 50 न्यूटन होगी। और एक दिलचस्प बात जो आप वाद की बुनियाद पर मालूम कर सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ राब्ते में आ रहे हैं, वो ये है कि फ्रिक्शन पर काबू पाने के लिए आपको कितनी कुव्वत चाहिए। इस मामले में ये बजिंग फोर्स है, ये एक लफ्ज़ है जो मैंने खुद बनाया है। एक दिलचस्प रेशो जो अक्सर मखसूस मवाद के लिए काफ़ी अच्छी तरह लागू होता है, वो है फोर्स की रेशो जो बजट करने के लिए चाहिए, और वो फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर लगाते हैं। और इस केस में जो फोर्स इस ढलवान नुमा जिस्म की तरफ से ब्लॉक पर लग रही है वो नॉर्मल फोर्स है। ये है 49 × 3। तो शायद मैं ये कहूँ कि मैग्नीट्यूड बराबर है बजिंग फोर्स की मिकदार बटा इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पर जो इन दोनों चीज़ों को राब्ते में रख रहा है। इस केस में ये है 49 × 3 n। तो मैं ये लिख लेती हूँ, मैं ये लिखूंगी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स, यानी नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी मिकदार, और वो है 49 × 3। हाँ, इसे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम इसे दूसरे मसाइल में भी ज़्यादा तफसील से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये मुख्तलिफ मवाद के लिए आम तौर पर ठीक रहता है, ताकि मुस्तकबिल में अगर आपके पास मास मुख्तलिफ हो लेकिन ये हो, या शायद इंक्लाइन यानी झुकाव मुख्तलिफ हो लेकिन मवाद वही हो, तो आप नॉर्मल फोर्स मालूम करके बजिंग फोर्स निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी फोर्स लगानी है अगर आपको ये मालूम हो, जो आम तौर पर आप तजर्बाती तौर पर निकालते हैं। तो इस केस में वैल्यू क्या होगी? 50n/49 3 n। तो अब मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास है 50 ज़रब 49 ज़रब 3 का जज़र बनता है 0.72। मैं इसे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड कर लेती हूँ, तो ये 0.72 है, और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मालूमात है, ठीक है, तो मैं ये लिख लेती हूँ। ये है कोएफिशिएंट एक और लफ्ज़ है जिसके स्पेलिंग मुझे हमेशा मुश्किल लगते थे। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हम इसे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के रेशो से मुतालिक है, यानी वो फोर्स जो सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर काबू पाने के लिए चाहिए।
ये बस इतना है कि आप फ्रिक्शन की इस हद को पार कर लें जो दोनों चीज़ों की खुश्की की वजह से लग सकती है। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, और मैं इस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगी कि ये कैसे मुख्तलिफ होता है जब ऑब्जेक्ट रुका हो और जब वो हरकत कर रहा हो। अक्सर औकात ये दोनों वैल्यूज़ बहुत बहुत करीब होती हैं, लेकिन कुछ मवाद के लिए जब ऑब्जेक्ट रुका हो तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी मुख्तलिफ हो सकता है, ख़ास तौर पर जब वो हरकत कर रहा हो। तो मैं आपको यहीं छोड़ती हूँ। अगली चंद वीडियोज़ में हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस्तेमाल करेंगे या कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करेंगे ताकि मज़ीद मसाइल हल कर सकें।